हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जो साइकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको ही मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे थे। मैंने 2022 तक के करवा दिया आपको, 2023 और 2022 के लगभग 5 पेपर करवा दिए मैंने। आज हम 6th जो पेपर है वो करेंगे और ये 6th पार्ट रहेगा साइकोलॉजी का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देखिए। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से जो क्वेश्चन कुछ लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से ही लगभग पूरा जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो जाता है, अगर आप साथ के साथ इसके कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया। तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखते ही समझ लेना चाहिए कि बुद्धि वाला चैप्टर हमें पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है और बुद्धि में जो परीक्षण है वो अच्छे से याद करने हैं। तो बुद्धि जो परीक्षण है वो हमें अच्छे से करने हैं। पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के थे, मैंने आपको पता होगा। जो बुद्धि परीक्षण है वो 2 प्रकार के हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, और फिर उनको भी आगे डिवाइड किया गया है। बुद्धि परीक्षण 2 तरह के हैं, मैं आपको बता दूं। बुद्धि परीक्षण 2 तरह के हैं, शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक, जिसको वर्बल और नॉन वर्बल बोला जाता है। जो शाब्दिक होते हैं फिर इनको भी अलग, जैसे व्यक्तिगत शाब्दिक और फिर व्यक्तिगत में भी होते हैं ये, और सामूहिक शाब्दिक में भी होते हैं। सामूहिक ये भी ऐसे ही हैं, व्यक्तिगत अशाब्दिक भी होते हैं और सामूहिक अशाब्दिक भी होते हैं। तो ये आप इस तरह से इनको बांटा गया है, आप ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको दोबारा से लिख के बता देती हूँ। परीक्षण, जो बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत और सामूहिक, 2 तरह से कैटेगराइज। व्यक्तिगत में शाब्दिक भी आते हैं और अशाब्दिक भी आते हैं। इसी तरह इसमें शाब्दिक भी आते हैं और इसमें अशाब्दिक भी आते हैं। तो व्यक्तिगत शाब्दिक का मतलब होता है वर्बल, जो कि बोल कर लिए जाते हैं। जैसे पर्सन, हम किसी से बोलकर पर्सन पूछते हैं कि आपकी एज कितनी है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, ये सब क्या हो गए, हमारे शाब्दिक में आ गए। लेकिन जो अशाब्दिक होते हैं वो लिखित होते हैं, कि किसी भी चित्र को दिखाकर पूछ लेना इसमें क्या है, बच्चा अपने हिसाब से उसका आंसर देगा। इसी तरह सामूहिक में भी शाब्दिक भी होते हैं, सामूहिक रूप से सभी लोगों से बोलकर पूछना, और सामूहिक में अशाब्दिक भी होते हैं जो लिखित होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इनके अलग अलग हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत में लेते हैं। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो बीने ने दिया था, आपको याद रखना है। किसने? अल्फ्रेड बीने ने, जिसको बोला जाता है अल्फ्रेड बीने साइमन कमीशन, साइमन परीक्षण। अल्फ्रेड बीने साइमन परीक्षण, जो कि 1908 में आया था। सबसे पहले आया था बीने परीक्षण। अगर पूछा जाए तो बीने परीक्षण, खाली बीने परीक्षण आएगा तो वो आया था 1905 में, जो ओनली बीने ने दिया था। लेकिन अल्फ्रेड बीने परीक्षण आया था, अल्फ्रेड बीने और साइमन परीक्षण आया था 1908 में, जो कि बीने ने साइमन के साथ मिलकर 1908 में दिया गया था। ये इसमें कितने परसेंट थे? इसमें 30% थे, और इसमें फिर संशोधन करके 1908 में आया, इसमें 49% हो गए थे, और फिर संशोधन करके आया 1911 में। 1911 में बीने साइमन स्केल, जो 1911 में जो आया था उसको बोला जाता है बीने साइमन स्केल। आपको याद रखना है, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। बीने साइमन स्केल 1911 में आया था, फिर उसमें भी संशोधन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया। बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण रहेगा बीने परीक्षण 1905 में, लेकिन अगर ये नहीं दिया तो अल्फ्रेड बीने साइमन परीक्षण ये रहेगा 1908 में दिया था। तो जो ये दोनों जो ये परीक्षण रहेंगे, ये कौन से रहेंगे? ये इसके शाब्दिक परीक्षण रहेंगे, और ये जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हीं पर इनको अप्लाई किया गया था। उनके सामने बच्चों को स्टोरी सुनाई गई थी कि आप उस सिचुएशन पर, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप उस सिचुएशन में क्या करते। तो ये जो बीने परीक्षण था ये था। आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रांसीसी गाल्टन यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रांसीसी गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग, अगर बुद्धि शब्द का प्रयोग पूछ लिया जाए तो किसने किया था? तो सबसे पहले फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, कहलाती है। तो ये जो मनोविज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है? नैदानिक मनोविज्ञान तो ऐसी मनोविज्ञान है जिसमें हम किसी भी विशेष चीज़ के कारणों का पता लगता है, कोई भी विशेष स्पेशल सब्जेक्ट के कमियों का पता लगाया जाता है। परामर्श में परामर्श सलाह दी जाती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है शारीरिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं हम। तो उसके बारे में यही अध्ययन कौन करते हैं? ये अध्ययन करते हैं विकासात्मक विज्ञान, डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजी है, उसमें इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास कैसे होता है और हम कैसे बदलते जाते हैं। मानव के जो मानव है वो गर्भ से लेकर जो वृद्धावस्था तक कैसे उसका विकास होता है, ये सब किस में किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में। एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी, वो तो किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना,
तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात, यहाँ पे जन्मजात तो वही हो गए जो कि हमारे जन्म से जुड़े हुए हैं, जैसे कि भूख प्यास, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, वो हो गए हमारे जन्मजात अभिप्रेरक, जैसे भूख विश्राम प्यास। लेकिन जो जैविक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, लेकिन जो जैविक नहीं होते वो जन्मजात, जैसे कि सुरक्षा है, हमारी सेफ्टी है, ये जन्मजात नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा सुरक्षा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था स्टेनले हॉल ने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योट है, ये आपको याद रखना है। किशोरावस्था किसकी, दबाव तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था रहेगी, ये स्टेनले हॉल ने कहा था। और किशोरावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था की, किशोरावस्था में और क्या क्या किया जाता है, किशोरावस्था में जो विषमलिंगी आकर्षण होता है, और किशोरावस्था में क्या क्या होता है, किशोरावस्था में वीर पूजा की जाती है, वीर पूजा किशोरावस्था से संबंधित है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और किशोरावस्था में जो व्यक्तित्व का विकास है वो क्या हो जाता, पूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो तनाव तूफान की संघर्ष की अवस्था क्यों कहा है, क्योंकि इस अवस्था में हमारे जो जीवन में बहुत से चेंजेस आते हैं, जिससे कि इसको तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था बोल जाती है। इसमें बच्चा करियर के लिए चिंतित रहता है, बहुत से बच्चों के शरीर में चेंज आते हैं जिससे उनको तनाव होता है, ये सब चीज़ें किशोरावस्था में होती है। इसलिए इसको किशोरावस्था को तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा, स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपान के सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। तो गेने ने कितने जो अधिगम के कितने सोपान दिए हैं, लर्निंग के 8 स्टेप दिए हैं। तो इसमें कौन सा सबसे ऊपर का है, तो सबसे ऊपर का रहेगा समस्या समाधान अधिगम। मैं आपको ये 8 एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो ये जो 8 टाइप हैं ये गेने द्वारा दिए गए हैं, आपको याद रखने हैं। पहला रहेगा सिग्नल लर्निंग, तो आपको इंग्लिश में याद रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो संकेत अधिगम सबसे पहला है सिग्नल लर्निंग। फिर SR लर्निंग, जिसको उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम भी बोला जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी बोला जाता है। तीसरा है चेन लर्निंग, चौथा है वर्बल लर्निंग, पांचवा मल्टीपल्स डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुविभेदन अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम, और ऊपर प्रिंसिपल लर्निंग, और सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये आपको 8 याद रखने, कोई भी पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा तो ऊपर वाला ही पूछा जाता है या सबसे नीचे वाला पूछा जाता है। तो साइन लर्निंग में बच्चे संकेत से सीखते हैं, इसमें उद्दीपक अनुक्रिया में कोई उद्दीपक दिया जाता है जिसके सहायता से बच्चा सीखता है, जैसे कि अगर तुम ये करोगे तो इसे ये होगा, तो इसे बच्चा प्रेरित होकर सीखता है। चेन लर्निंग में एक सीरीज में सिखाया जाता है बच्चे को, जैसे पहले 2 की टेबल सिखाना, या फिर पहले जोड़ सिखाना, फिर घटा सिखाना, फिर गुना, फिर भाग, इस तरह से चेन में सिखाया जाता है। वर्बल में बच्चे को वर्बली कुछ याद करने के लिए मतलब वर्बली सिखाया जाता है। बहु अभिभेदन अलग अलग तरीके से सिखाना। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में अलग अलग लर्निंग करके सिखाया जाता है। कंसेप्ट लर्निंग में सब उसका कंसेप्ट समझाया जाता है बच्चे को, और प्रिंसिपल लर्निंग में जो सिद्धांत हैं वो आ जाएंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी समस्या का समाधान करना बच्चे को इसमें अधिगम सिद्धांत में आता है। तो ये आपको गेने के 8 लर्निंग स्टेप थे, ये आपको याद रखने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा 6, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है। तो व्यक्तित्व मापन की कौन सी अप्रक्षेपी तकनीक है। एक होता है व्यक्तित्व मापन की, सबसे पहले आपको याद रखना है प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी 2 विधियां होती हैं, प्रोजेक्टिव मेथड और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। तो 2 तरह के होते हैं, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव। नॉन प्रोजेक्टिव में 2 तरह के आते हैं, एक आता है अप्रक्षेपी में वस्तुनिष्ठ विधियां भी इसी में आती हैं, और जो हमारी एक वस्तुनिष्ठ होती है, एक व्यक्तिनिष्ठ होती है, या जिसको हम आत्मनिष्ठ भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारी सोशियोमेट्रिक है। या फिर व्यक्तिनिष्ठ में क्या आएगी, जो हमारी खुद से जुड़ी हुई जो विधियां हैं, जैसे कि अंत्यदर्शन विधि व्यक्तिनिष्ठ में आएगी, खुद के बारे में उसमें अध्ययन किया जाता है। जीवन गाथा है, ये भी किस में आएगी, व्यक्तिनिष्ठ में आएगी। प्रश्नावली विधि व्यक्तिनिष्ठ में व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंटरव्यू है वो भी किस में आ जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ में आ जाएगा। ये सब व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में जो दूसरे वस्तुनिष्ठ में वे विधि आती हैं जो दूसरे के व्यवहार के बारे में हमें बताती हैं, खुद के व्यवहार के बारे में नहीं। तो वस्तुनिष्ठ में जैसे कि भाई दर्शन विधि है, सोशियोमेट्रिक है, ये किस में आ जाएंगे, वस्तुनिष्ठ में आ जाएंगे। लेकिन प्रोजेक्टिव आपको याद रखना प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि सबसे पहले जो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग तो फ्रायड ने किया था। किसने किया था, फ्रायड ने किया था। और प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, अपने विचारों और भावनाओं को किसी दूसरे पर स्वयं न बताकर किसी और की मदद से बताना। अब जैसे कोई इसमें लगभग सभी टेस्ट इसी में आ जाते हैं, जैसे TAT जो टेस्ट होता है, थेमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि किसने दिया था, मॉर्गन और मूरे ने दिया था 1935 में। ये किस में आता है, इसी में आता है।
और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो बच्चे हैं, बच्चे के सामने कुछ कार्ड रख दिए जाते हैं, लगभग 30+ कार्ड होते हैं इसमें, वो बच्चे के सामने रख दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ फीमेल से रिलेटेड होते हैं और कुछ मेल से रिलेटेड होते हैं। लगभग 10 मेल के होते हैं, 10 फीमेल के होते हैं। और फिर बच्चे को इनको देखकर कोई भी स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है और अंत में उसके हिसाब से क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ये सारे किस में आएंगे, ये हमारे प्रोजेक्टिव मेथड में आएंगे। TAT है, आपको याद रखना, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। TAT, CAT, ये सब जितने भी टेस्ट हैं हमारे किस में आएंगे, ये प्रोजेक्टिव मेथड्स में आएंगे। जो हमारा स्याही धब्बा परीक्षण है, जिसको क्या बोला जाता है, इंक ब्लॉक टेस्ट, IBT, तो ये सब किस में आएंगे। ये किसने दिया था, स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में हरमन रोशन ने दिया था। ये सब किस में आएंगे, प्रोजेक्टिव मेथड में। तो यहाँ पे पूछा है नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स, तो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स कौन सा होगा इसमें, एसोसिएशन टेक्निक्स, समाजमितीय प्रविधि, रचना प्रविधि, पूर्ति प्रवृत्ति। तो इसमें जो समाजमितीय जो प्रविधि है वो क्या है, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स रहेगा। साहचर्य, एसोसिएशन टेक्निक, रचना प्रविधि, ये बाकी ये सब क्या है, पूर्ति करके भी कोई भी कॉम्प्लेक्सन टेक्निक है, चित्र पूर्ति करना, ये वस्तुनिष्ठ में आ जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोशियोमेट्रिक आएगा। तो इसमें हमारे आपको साहचर्य प्रवृत्ति है, रचना प्रवृत्ति, ये पूर्ति प्रवृत्ति, आप इनमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इनको मैं बता दूं, साहचर्य प्रवृत्ति जो मतलब किसी भी चीज़ की पूर्ति करना, जैसे कि रचना प्रवृत्ति मतलब कहानी लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना, ये सब किस में आएंगे, ये हमारे उसमें प्रोजेक्टिव मेथड्स में आते हैं। पूर्ति करना, कोई भी चित्र देखकर उसकी मतलब कुछ भी लिखना, चित्र देखकर उसके बारे में कि उसको क्या समझ में आया, तो ये पूर्ति करने वाले जितने भी हैं ये सारे प्रोजेक्टिव मेथड में जाएंगे। एसोसिएशन वाले भी, साहचर्य प्रवृत्ति वाले भी, किसी भी शब्द उद्दीपक शब्द के प्रति दिए गए मतलब खुद की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, जैसे कि कोई भी शब्द बोल दिया जाए, उस शब्द को सोचकर आपके दिमाग में क्या आता है, ये सारे जो साहचर्य वाले हैं ये सब किस में जाएंगे, ये सब उसमें जाएंगे प्रोजेक्टिव मेथड में। आपको याद रखना। तो इसमें सोशियोमेट्रिक आएगा। सोशियोमेट्रिक मैंने क्या बताया था आपको, किस में आएगा, वो आएगा हमारा उसमें वस्तुनिष्ठ विधि में। और व्यक्तिनिष्ठ विधि में आत्मकथा आ जाएगी, ये जीवन गाथा आ जाएगी, ये सब क्या आएंगे, भाई दर्शन विधि किस में आएगी, वस्तुनिष्ठ विधि में आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है, सावेगिक परिपक्वता, ये तो बिल्कुल अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का, आत्मविश्वास भी होना चाहिए होगा तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा। असहनशीलता, तो थर्ड जो आंसर है वो नहीं जाएगा, ये वैसे हमारे CDP का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है। तो जीन पियाजे ने किसकी बात नहीं की है, जीन पियाजे ने एसिमुलेशन भी दिया है, अकोमोडेशन भी दिया है, सांकेतिक की बात उसने नहीं की है, संतुलन भी दिया। तो तीनों कंसेप्ट दिए हैं जीन पियाजे ने, लेकिन कौन सा नहीं दिया, संतुलन नहीं दिया है। इसमें ये तीनों कंसेप्ट आ जाएंगे। एसिमुलेशन में तो क्या किया जाता है, एसिमुलेशन में जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन या फिर जिसको हम अनुकूलन या संतुलन भी बोल सकते हैं। अडेप्टेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक एसिमुलेशन होता है, एक अकोमोडेशन होता है। एसिमुलेशन में हम नई चीज़ों को ऐड कर लेते हैं और इसमें ये अकोमोडेशन में क्या हो जाता है, उसमें चेंज कर देते हैं हम, जो पुरानी जो हमारी आदतें हैं उसमें चेंज करके मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अकोमोडेशन में मॉडिफाई किया जाता है और एसिमुलेशन में जो नई सूचनाएं हैं उनको वर्तमान हमारी सूचनाएं उसमें ऐड किया जाता है। आपको याद रखना, जब मॉडिफाई वर्ड आए तो अकोमोडेशन जाएगा और ऐड वर्ड आए तो एसिमुलेशन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, ये हमारा जो संतुलन है उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी में है वो चेंज आ जा पूरा चेंज हो जाता है, पर्सनैलिटी में वह गुण आ जाता है जो कि उसने ऐड किया था एसिमुलेशन में। जैसे भी कोई खाना खाने जाता है गांव से शहर में, जैसे उसको शहर में क्या खड़े होके खाते हैं, खुद लेके खाते हैं, लेकिन गांव में क्या किया जाता है, डाल के दिया जाता है। तो लेकिन वो फिर जाके वहाँ पे सीखता है ये चीज़ें कि शहर में अपनी प्लेट अपने आप उठानी है, यहाँ से कुछ रखना है, खुद रखना है। तो ये सब चीज़ें वो जब अपने स्कीमा में ऐड करता है तो एसिमुलेशन हो जाएगा। फिर वो मॉडिफाई कर लेता है, अगली बार आता है तो क्या करता है, खुद से उसे पता है खुद उठानी है तो उसमें मॉडिफाई कर लेता है, अपने व्यवहार में वेट नहीं करता, तो वो मॉडिफाई हो जाता है और फिर उसकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। और जब भी जाता है तो पता चलता है भी शहर में जाकर क्या है, खुद ही उठाना है, ऐसे खाना खाना, तो उसकी पर्सनैलिटी में वो गुण आ जाता है। तो ये होगा हमारा लास्ट वाला, समाविष्टीकरण बोलते हैं इसको या फिर संतुलन, इक्विलिब्रिएशन, ये हमारा लास्ट वाला वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। तो जेम्स ड्रेवर ने जो कैरेक्टर्स बिल्डिंग है उससे संबंधित अपनी थ्योरी दी है, तो इसमें कौन सा चरण नहीं आता है आपको बताना है। तो जो अपरिकृष्ट संवेगों का चरण, द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, मनोभावों का चरण, आत्म सम्मान का चरण या पारंपरिक चरण के अनुरूप। तो इसमें ये कन्वेंशनल स्टेज, कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज नहीं आती, मनोभावों का चरण भी आता है, आत्म सम्मान का चरण भी आता है, अपकृष्ट संवेगों का चरण भी आता है। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या दिया था, जेम्स ड्रेवर ने जो कंसेप्ट दिया था कि मानव के जो संवेग हैं वो क्या करते हैं, जो मुख्य संवेग होते हैं वो मनुष्य के करैक्टर को बिल्ड करते हैं। जैसे कि हमारे संवेग कैसे, क्रोध, भय, चिंता, ये क्या करते हैं, मनुष्य के जो हमारा जो
व्यवहार है या फिर हमारा जो करैक्टर है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ये उसको बिल्डअप करते हैं। किसने कहा था? जेम्स क्लेवर ने कहा था, और उसके हिसाब से इसने अपनी स्टेजेस दी थी। ये तीनों स्टेजेस उसमें आएंगी। उत्कृष्ट संवेगों का चरण, जिसमें व्यक्ति के मन में अलग अलग तरह के भाव का उदय होता है। फिर मनोभाव का चरण, को मनोभाव को कैसे मतलब हैंडल करता है, गुस्सा होता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। आत्म सम्मान का चरण, और लास्ट में वो अगर उसके मनोभाव सही पर दिशा देते हैं तो उसकी जो वो अपने जो उसको बिल्ड कर पाता है, अपने करैक्टर को, मतलब अपने व्यवहार में उसको कैसे लाइज करता है, उसका व्यवहार कैसा रहता है उन के आने के बाद, उनके मन में वो जो मनोभाव हैं उसके उद्गम के बाद। ये सब बातें किसने? जेम्स ट्रेवर ने बताई थी। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो जेम्स ट्रेवर, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की। तो ये आपको पता है, एक सिद्धांत जरूर आएगा, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। कोलबर्ग ने कौन सा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक कोग्निटिव थ्योरी दी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? ये दोबारा से आ गया, हमने ऊपर भी पढ़ा था। कौन सा? नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है, यही पढ़ा था शायद। ये भी पूछा है कि प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, जो कि प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। तो बाकी सभी प्रोजेक्टिव हैं, लेकिन एक प्रोजेक्टिव, तो मैंने बताया था साहचर्य वाले सारे किस में जाएंगे? प्रोजेक्टिव मेथड में जाएंगे। शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसको WAT भी बोला जाता है। वाक्य पूर्ति वाले भी मैंने बताया था आपको, प्रोजेक्टिव में जाएंगे। चित्र कथानक परीक्षण, तो जो चित्र को देखकर कुछ भी स्टोरी लिखना है, किस में आएगा? थेमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट। तो इंग्लिश में भी देख लेते, तो आपने TAT, ये होगा WAT, ये होगा हमारा वुडवर्थ पर्सनालिटी डाटा सीट, ये नहीं जाएगा। ये किस में नहीं जाएगा? प्रक्षेपी प्रविधि में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? तो कैटल ने 16 PF प्रणाली दी है, आपको पता है 16 PF प्रणाली दी है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा गत्यात्मक परीक्षण का प्रकार नहीं है? अभिवृत्ति, तीव्र इच्छा, स्थायी भाव, रूढ़िवादी। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें 16 प्रश्न बनाए हुए हैं, तो व्यक्ति से 16 प्रश्नों का निर्माण कर उसके व्यवहार का चित्रण करने की कोशिश की है। किसने? कैटल ने। कि अभिव्यक्ति की उसकी व्यक्ति की अभिव्यक्ति कैसी है, किस तरह की अभिव्यक्ति है उसमें, फिर वो उस तरह से उसने टाइप बताए हैं। व्यक्ति की इच्छाएं कैसी हैं, स्थायी भाव कैसी हैं, तो ये सब। लेकिन इसमें रूढ़िवादी की बात नहीं, कंजर्वेटिव की बात नहीं की है, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? 4th जाएगा। नेक्स्ट है, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसन्नबोध परीक्षण लागू हो सकता है? तो यहाँ पे जो CAT है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, वो किस उम्र के बच्चों के लिए लागू होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 2 से 5 या फिर 0 से 4, 16 से 18। तो ये रहेगा 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए रहेगा चिल्ड्रन। जब चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट हो गया तो चिल्ड्रन के लिए रहेगा 3 से 10। वैसे भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20%, ये बिल्कुल गलत है। मांसपेशियों का 45% हो जाता है किशोरावस्था में, और बाल्यावस्था में कितना होता है? 33%, और शैशवावस्था में होता है लगभग 23%। ये आपको याद रखनी है चीज़ें। दिव्याशोपन की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल शब्दकोश बढ़ जाता है, मानसिक होता है अपनी चरम सीमा पर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विप्रेरण की अशत्य विशेषता? विप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल गोल ओरिएंटेड हो जाता है। अगर कोई मोटिवेटेड व्यक्ति होता है तो अभिप्रेरित व्यवहार निरंतर करता है, बिल्कुल करता है। विपरीत व्यवहार की प्रकृति कठोर, रिजिड नहीं होती। इसका राइट आंसर यही जाएगा, रिजिड नहीं होती। जब भी रिजिड, ओनली, ये सब लिखे आएंगे टैग वर्ड नेगेटिव हो तो इसको हम देखते ही काट देना है। अभिप्रेरण मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि स्केल, अब आ गया बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि सीमा क्या है? तो इसमें जो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि स्केल के अनुसार जो मानसिक मंदता, न्यून मानसिक मंदता, इसमें कोई भी राइट आंसर सही नहीं माना था बोर्ड ने, इसमें सही दे ही नहीं रखे। तो न्यून जो 50 से 70 हैं, 70 से 89 है, 50 से 70 वाले न्यून में आते हैं। लेकिन इसमें कोई भी जो ऑप्शन है इसमें सही नहीं। इसका जो एक हमारे ग्रेस मार्क्स मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर वाला 140 वो रहेगा प्रतिभाशाली, और 25 वाला रहेगा जो 25 से नीचे है, 20 से 25 बिल्कुल जड़ या महामूर्ख जिसको बोलते हैं वो रहेगा। और नॉर्मल वाला कितना होता है? नॉर्मल वाला होता है नॉर्मल वाला होता है 90 से 110, या फिर इसको 190 से 109 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये 90 से 110 वाला किस में आता है? नॉर्मल एवरेज बुद्धि में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये आपको वैसे याद रखना है। ये सिद्धांत फिलहाल बुक में भी नहीं दिया। खेल का प्रत्याशित जो सिद्धांत है वो किसने? कार्ल्स ब्रूस ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत था? आदत से संबंधित कौन सी चीज़ें गलत हैं? आदत विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया करते, बिल्कुल हमारी आदत होती है तो हमें किसी चीज़ के प्रति तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं। आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वंशानुक्रम से हासिल की जाए, ये बात
गलत हो जाएगी। आदत सही अच्छी तरह से सीखा तरीका है, बिल्कुल अच्छी तरह से सीखा हमारी पर्सनैलिटी में आ जाती है। जैसे हमें रोटी बनाना, डेली रोटी बनाते तो हमारी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। वो रोटी कभी भी चपटी नहीं बनेगी, गोल बनेगी। तो आदत केवल समान परिस्थितियाँ होने पर प्रदर्शित होती हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सेकंड रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अंतरण थ्योरी ट्रांसफर लर्निंग से संबंधित नहीं है। अधिगम के अंतरण मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, बिल्कुल थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन्स, रटंत स्मृति का सिद्धांत, ये स्मृति से संबंधित है। ये हमारा किससे नहीं, अधिगम ट्रांसफर से संबंधित नहीं है। समान अवयवों का सिद्धांत, समान अवयव थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, जैसे कि साइकिल सीखा, फिर स्कूटर सीखना, फिर गाड़ी सीखना, ये समान अवयवों का सिद्धांत। सामान्यकरण थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन भी किस में आ जाती है, ट्रांसफर थ्योरी में आ जाती है। लेकिन रटन स्मृति का सिद्धांत ये किस में आ जाती है, स्मृति का सिद्धांत होता है, रोट मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसको कई नामों से पुकारते हैं। संबंधवाद की थ्योरी भी बोलते हैं उसको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR थ्योरी भी बोली जाती है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी बोला जाता है। अधिगम का बॉन्ड थ्योरी भी बोली जाती है उसको। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं बोला जाता, ये किसकी, स्किनर की थ्योरी रहेगी, थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब है कि हम व्यवहार में वो चीज़ें लागू कर सकते हैं। खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल सही बात है। कोई खुले में मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि वो व्यक्ति कैसे व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार का अवलोकन करना ही आजकल का जो दृष्टिकोण है मनोविज्ञान का है। पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना सबसे पहले, फिर उसको चेतना का विज्ञान माना, ठीक है। लास्ट में, सबसे लास्ट में जो 20वीं शताब्दी में क्या माना था, उसको व्यवहार का विज्ञान माना था। तो खुले में व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना क्या रहेगा, बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना, जैविक घटनाओं पर केंद्रित करना। तो संज्ञानात्मक उसकी मेंटल, किसी भी व्यक्ति की जो संज्ञानात्मक है, जो मेंटल प्रोसेस है, उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है मनोविज्ञान में। जैविक घटनाओं पर भी, फोकस ऑन बायोलॉजिकल इवेंट्स के ऊपर भी। पुरुष पूर्वाग्रह की आलोचना पर केंद्रित, ये बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। पुरुष पूर्वाग्रह, फोकस ऑन जो मेल बायसेस है उसको, उसकी आलोचना पर केंद्रित नहीं रहती। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। यहाँ पे जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने दिया था 1908 में। तो इसमें कौन सा मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे भय, क्रोध, ये सब क्या जन्मजात होते हैं। बच्चे में जन्म से ही 2-3 सब एक तो आ ही जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, मूल प्रवृत्ति शक्तिशाली होती है, बिल्कुल सही है, शक्तिशाली हो सकती है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है या फिर मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है या फिर मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो अल्पकालिक, ये इंग्लिश में देखें, यहाँ पे अल्पकालिक लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे एफेमर्स, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन। इसका राइट आंसर ये माना है, थर्ड माना है। वैसे अल्पकालिक के हिसाब से देखें तो थोड़े समय के लिए भी होते हैं हमारे शरीर, लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या माना है, थर्ड माना। नेक्स्ट है, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है। जब भी हमारे मन से जुड़ी कोई भी बातें हों, जैसे कि निर्णय हम दिमाग से लेते हैं, दिमाग से जुड़ी कोई भी चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो संज्ञान से रिलेटेड रहेंगे। विचार, निर्णय लेने, भाषा, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, संज्ञान जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद, बिल्कुल सही बात है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। जो लर्निंग होता है वो बिल्कुल उसका कोई पर्पज होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल सही है। मूल प्रवृत्ति प्रतिक्षेप क्रियाओं द्वारा होने वाला व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। जो हमारे संवेग से, जैसे कि किसी को गुस्सा आ गया, फिर गुस्से से व्यक्ति के व्यवहार में चेंज आ गया, वो चीज़ों को तोड़ने लग गया, तो वो क्या अधिगम होगा, बिल्कुल नहीं। तो मूल प्रतिक्षेप क्रियाओं द्वारा होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम में नहीं माना जाता। अधिगम क्या होता है, लर्निंग में जो हमारे परमानेंट चेंज होते हैं उनको हम अधिगम में काउंट करते हैं, न कि जो थोड़े समय के लिए जो चेंज आता है, जैसे गुस्से से आ गया, फिर किसी को शराब पीने से चेंज आ गया, तो वो अधिगम में नहीं माने जाते हैं। भूख प्यास नींद से आ गया, वो सब किस में नहीं माने जाएंगे, अधिगम में नहीं, अधिगम में माने जाएंगे। जो लगातार जो हमारे व्यवहार में परमानेंट जो चेंज होता है वो होता है अधिगम के अंदर आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर विषय वस्तु सबसे पहले तो 3 घटक दिए हैं। जेपी गिलफर्ड ने जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है उसमें 3 कौन कौन से, सबसे पहला दिया है विषय वस्तु, कंटेंट। तो यहाँ पे किसका पूछा है, विषय वस्तु का ही पूछा है। फिर विषय वस्तु दूसरा रहेगा, विषय वस्तु दूसरा रहेगा हमारा प्रोसेस, और तीसरा रहेगा रिजल्ट्स, या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं विषय वस्तु संक्रिया, और लास्ट में क्या रहेगा, परिणाम या उत्पाद जिसको बोलते हैं हम।
तो इसमें पूछा कि फिर इन तीनों के भी चार चार टाइप्स हैं, तो विषय वस्तु में क्या आएगा? विषय वस्तु में क्या आएगा? प्रणाली, प्रणाली, सांकेतिक, व्यवहारिक या आकृति। तो विषय वस्तु में क्या आएगा? विषय वस्तु में आएगा, नहीं पूछा है तो विषय वस्तु में आकृति भी आएगी। कैसी होगी विषय वस्तु? उसमें सिंबॉलिक, सिंबल कैसे होंगे हमारे विषय व्यवहार में लागू करने योग्य है कि नहीं है। लेकिन प्रणाली, प्रणाली किसका? प्रोसेस का पार्ट रहेगा प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तहतों का सही तार्किक क्रम है? जो हमारा जो स्मृति है, मेमोरी है, मेमोरी के कुछ ऑर्डर होता है मेमोरी का, तो उसका सही तार्किक क्रम सबसे पहले क्या किया जाता है? लर्निंग की जाती है, बिल्कुल सही है लर्निंग। तो रिकॉल नहीं आएगा, सबसे पहले कट जाएगा, लर्निंग आएगा सबसे पहले। फिर रिटेंशन किया जाता है, रिटेंशन, लर्निंग के बाद रिटेंशन, तो ये रिकॉल वाला कट जाएगा। तीनों में लर्निंग है तो रिटेंशन दूसरा, फिर रिकॉल, फिर रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले हम कोई चीज़ सीखते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। रिटेंशन का मतलब है ग्रहण करना, धारण करना। फिर उसको पुनः दोबारा से रिकॉल करते हैं और फिर उसको पहचानते हैं। तो ये हमारे अधिगम के चार के तहतों का सही तार्किक क्रम। नेक्स्ट है, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने दिया था? तो जो मस्तिष्क उद्वेलन, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो पत्ती है वो किसने दी थी? वो ओसबोर्न ने दी थी। थर्ड रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? स्थापन प्रतिक्रियाएं, विस्थापन, प्रतिगमन, आत्मकरुणा। तो स्थापन प्रतिक्रियाएं मतलब उसकी जगह पर कुछ और करना। स्थापन प्रतिक्रिया, गुस्सा आने पर क्या करना? कुछ खाना या फिर उल्टी गिनती करना, ये सब स्थापन प्रतिक्रिया में आ जाएगा। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा किसी और पर निकालना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। प्रतिगमन, पहले की स्थिति में चले जाना, पूर्व की स्थिति में चले जाना, जैसे किसी बड़े के द्वारा बहुत ज़्यादा दुखी होने पर रोना बच्चे की तरह, वो प्रतिगमन में आएगा। तो आत्मकरुणा नहीं रहेगा इसमें। फोर्थ, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? तो ये रहेगा हमारा किसमें? इदम। इदम किससे रहेगा? सुख प्राप्ति से रिलेटेड रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसने दी थी? इदम, हैम और पराहैम, ये तीनों चीज़ें फ्रायड ने बताई थी। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। और फ्रायड ने क्या कहा था? हमारा मन का 1/10 भाग ही जो रहेगा चेतन मन में आता है, बाकी हमारा किसमें? अवचेतन मन में आता है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन रहेंगे? सिगमंड फ्रायड रहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने लगभग सभी जो कंसेप्ट हो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप बुक से देख सकते हैं। आप ऐसे ही अगर कंसेप्ट साथ के साथ क्लियर करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट हैं अच्छे से क्लियर होंगे।